मार्केट में एक नई पार्टी आई है और इसका नाम एक ऐसे कीड़े पे है जिसे देखते ही हम सब चप्पल मारते हैं। ना ही ये बीजेपी है और ना ही कांग्रेस। ये उन करोड़ों युवाओं की आवाज है जिनको सरकार से वैलिड क्वेश्चन पूछने पर हमारे सीजीआई ने कॉकरोच बोला था। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. और ये ही कॉकरोच अब इतने फैल चुके हैं कि अगर मोदी जी खुद लाल हिट लेके भी घूमे तो हमें नहीं रोक पाएंगे। इन्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जहां सरकार डेवलपमेंट से ज्यादा धर्म के नाम पे वोट मांगने में जुड़ी रहती है। जहां महिला सुरक्षा एक नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वहां रोज के हजारों रेप केसेस सामने आते हैं और जिनपे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जहां एक तरफ मणिपुर महीनों तक चलता रहा पर हमारे मोदी जी रोड शो और एयर शोज देखने में बिजी थे। जहां एक तरफ आम आदमी से टैक्स खून की तरह चूसा जाता है और अपने दोस्तों के हजारों करोड़ के लोन्स माफ कर दिए जाते हैं। और अंधभक्त तो इतने बढ़ गए हैं कि आज हम सरकार से कोई सवाल पूछते हैं तो उल्टा हमसे ही पूछा जाता है कि क्या तुम देशद्रोही हो गया? नहीं भाई, हम कॉकरोच है जो सरकार के फेलियर्स पे सवाल उठा रहे हैं। साला जब रूलिंग पार्टी बीजेपी है और देश में अभी भी कमियां हैं तो सवाल तो उनके लीडर्स भी उठेंगे ना। और ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, ये उन करोड़ों युवाओं के सवाल है जो एक बेटर इंडिया चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विश्व गुरु बनने के दावे के पीछे की सच्चाई क्या है। वेलकम यू ऑल टू दी अनफिल्टर्ड मिरर। बधाई हो दोस्तों, इंडियन करेंसी पूरे एशिया की फर्स्ट करेंसी बन चुकी है। अब आप बोलोगे इसमें बधाई वाली क्या बात है। दरअसल 2013 में जब एक डॉलर की वैल्यू 62 रुपए थी तो ताई जी के लिए ये एक सीरियस कंसर्न था। और आज जब ये रूलिंग पार्टी है तो डॉलर की वैल्यू 95 में जाने पर इनका कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। It is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। मतलब 62 रुपए की वैल्यू तो देश के लिए खतरा थी और 95 रुपए एकदम नॉर्मल। मतलब पेट्रोल महंगा होना भी नॉर्मल है और रोज का खर्चा महंगा होना भी नॉर्मल। जहां हमारे देश के किसान कर्ज में डूब के मर रहे हैं, वहां अपने दोस्तों के 72,000 करोड़ के लोन को माफ कर देना भी नॉर्मल है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवड़ी बांटी है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके। और पिछले 10 सालों में करीब 90 से भी ज्यादा पेपर लीक्स हो जाना नॉर्मल है। In the last decade, India has witnessed 89 exams, 48 re-examinations has happened, and no change, no precaution has been taken. और हमारे देश की मीडिया रैंकिंग 140 से गिरकर 157 हो जाना और हमारे देश की इकोनॉमी 4th नंबर से गिरकर 6ठे नंबर पे आ जाना सब नॉर्मल है। और ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमारी मीडिया हमें बताएगी नहीं, क्योंकि वो तो ये दिखाना चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी कैसे खरीदते हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। ओपोजिशन के रेप जैसे सीरियस क्राइम पर ऐसी गिरी हुई स्टेटमेंट्स देने पर भी हमारी मोदी गवर्नमेंट चुप रहती है। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. और हमारी गवर्नमेंट से हम रेप सेफ्टी अज्यूम भी कैसे कर सकते हैं जब ये खुद प्रज्वल रवन्ना, जिस पर रेप और सेक्सुअल अब्यूज के मल्टीपल केसेस हैं और ऐसे ही 57 से भी ज्यादा एमपी एमएलए से भरी हुई है। आसाराम, राम रहीम और सेंगार ऐसे रेपिस्ट है जो बेल लेकर जेल से बाहर घूमते हैं। और हमारी गवर्नमेंट सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट को जेल में डाल देती है। हमें सवाल पूछने पे तो जेल में डाल दिया जाता है पर रेपिस्ट को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। अब लोग कहेंगे कि बीजेपी वो ही गवर्नमेंट है जिसने देश की बेटियों के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चलाए। पर हमारी मीडिया आपको ये सच कभी नहीं बताएगी कि इस मिशन में लगने वाले 446 करोड़ में से सिर्फ 94 करोड़ ऐसे थे जो एक्चुअली इस मिशन पे लगे हैं, क्योंकि बचे हुए 352 करोड़ हमारी गोदी मीडिया को गए हैं ताकि ये मोदी जी की पब्लिसिटी कर सके। और इसके प्रूफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब 446 करोड़ जिनसे कैमरास लगवाने थे, पुलिस फोर्स बढ़वानी थी और हमारी बेटियों को बचाना था, उनमें से 352 करोड़ सिर्फ मीडिया हाउसेस में चले गए ताकि बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को टीआरपी मिल सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को टेलीप्रॉम्प्टर और गोदी मीडिया की इतनी आदत लग चुकी है कि नॉर्वे की रिपोर्टर हेन लैंग के सिर्फ एक सवाल को वर्ल्ड मीडिया के सामने इग्नोर करके चले गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और मोदी जी का ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नॉर्वे की मीडिया फ्रीडम रैंकिंग में नंबर 1 पे आती है। वो इनसे ये नहीं पूछेगी कि झालमुड़ी कैसे खाते हैं। और शायद इसीलिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा चुप रहती है जब ट्रम्प वर्ल्ड मीडिया के सामने इंडिया और उनके लीडर्स को एम्बेरस करता है।
कभी इंडिया को टेरिफ किंग बोलता है और कभी हमारी पॉलिसीज का ओपनली मजाक उड़ाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हंस के चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं। उसका तो पता नहीं, पर हमारे देश के अंदर स्टूडेंट्स पे एक्शन होगा, जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल बोला जाएगा और एक्टिविस्ट को जेल भेज दिया जाएगा। मतलब अपने ही लोगों को पावर दिखानी है और वर्ल्ड लीडर्स के सामने सिर्फ कैमरा वाली डिप्लोमेसी, और हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये मान ले कि वर्ल्ड हमें वर्ल्ड लीडर देखती है। देश में एलपीजी और पेट्रोल की कमी की वजह से इंडक्शन की रेट आसमान छू रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बढ़ती महंगाई को लेके कहना है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कम यूज करो, पेट्रोल बचाओ। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। और ऐसा ही भारी ज्ञान पेलने के बाद हमारे मोदी जी 50-60 गाड़ियों की कॉन्वॉय से एयर शो एंजॉय करने जाते हैं, जिनमें से एक भी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं थी। मतलब हर पैसा ये मिडिल क्लास से ही बचवाएंगे और अपनी पॉलिसी को खुद पे तो नहीं आजमाएंगे, बल्कि मेलोनी को मेलोडी देने हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे। और मीडिया हमें इनकी ऐसी हरकतें दिखाने की जगह कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाएगी कि हम सबके हीरो बन जाएंगे। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को वो चेयर दीजिए। चलिए आप ही बताइए, रशिया से सस्ता तेल कौन खरीद रहा है? अंबानी जी। उसे एक्सपोर्ट करके हैवी प्रॉफिट्स कौन कमा रहा है? अंबानी जी। और उस तेल पर 50% टैरिफ कौन दे रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया। फ्यूल में इथेनॉल किसने मिलाया? गडकरी साहब। पर इससे नुकसान किसका हो रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया। और अगर मैं पूछूं कि इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीजन गवर्नमेंट नहीं, ये ही अंधभक्त है। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। और जब तक ऐसे ही अंधभक्त रहेंगे और गवर्नमेंट पे कोई सवाल नहीं उठेंगे, तो सॉरी टू से, पर जिस डॉलर की वैल्यू आज 95 में है, कल वो 120 भी हो जाएगी। और जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पे सीरियस एलिगेशंस लगे, तो पूरा देश आंसर ढूंढ रहा था, पर सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल बता दिया गया। कुछ तो बात है हमारे मोदी जी में, साला सबको माफ कर देते हैं। वरना जिस आदमी का खुद स्ट्रिंग ऑपरेशन करके अपने चैनल पे एक्सपोज किया था, आज उसको बंगाल का सीएम तो नहीं बनाते। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2014 से अब तक 25 से भी ज्यादा ओपोजिशन के नेता जिन पे करप्शन के केसेस थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही उनमें से 23 को क्लीन चिट मिल गई। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है हेमंत बिश्वा शर्मा, जिनके घर सीबीआई की रेड पड़ी थी और जिनका नाम शारदा चिटफंड से भी लिंक था, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही इन्हें असम का सीएम बना दिया गया। मतलब कल तक जिन्हें चोर कहते रहे, आज उन्हें ही अपनी पार्टी का फेस बना दे। इतने दरिया दिल है हमारे मोदी जी। दिल दरिया, बाकी सब समंदर है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश में 1 लाख करोड़ की जॉब्स लाने की स्कीम लाते हैं, 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा करते हैं। एक तरफ हमारे यूथ को न्यू इंडिया का सपना दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ एग्जाम के पेपर लीक्स हो जाते हैं, सालों की मेहनत व्हाट्सएप पे बिक जाती है। और फिर वही पॉलिटिशियंस हमसे कहते हैं कि यूथ देश का फ्यूचर है। और दूसरी तरफ हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भी इंडियन से ज्यादा है। तो क्यों इसे हम हमारी गवर्नमेंट का फेलियर ना समझे? एक तरफ मणिपुर में इतने समय से वायलेंस चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही, हम क्यों इसे इनका फेलियर ना समझे? हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देते और इंटरनेशनल रिपोर्टर्स से भागते फिरते हैं, हम इसे क्यों इनका फेलियर ना समझे? रुपए की वैल्यू 62 से 95 होने पर इनका कहना है कि ये सब नॉर्मल है, कोई फिक्र की बात नहीं है, हम क्यों इसे इनका फेलियर ना समझे? और देश को धर्म के नाम पे बांटते हुए स्पीचेस देना, हम क्यों इसे इनका फेलियर ना समझे? और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्या सवाल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। और अगर आज भी हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो कल हमें सवाल करने का हक भी नहीं बचेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट लेने से नहीं चलती, सवालों के जवाब देने से चलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।